हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको टॉप 5 बेस्ट ELSS फंड के बारे में बताया था एंड आई होप कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लार्ज कैप कैटेगरी के एक बहुत ही बेहतरीन फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे और जानेंगे डिटेल में कि क्या कुछ अच्छा है इस फंड में और क्या खराब है। इस फंड ने एक साल में 23% के नियर अबाउट या उससे ज़्यादा का ही रिटर्न दिया है, इसीलिए आपको इस फंड रिव्यू को जरूर पूरा एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस फंड को डिटेल में, मगर सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं तो। फ्रेंड्स, आज हम जिस फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो चलिए सबसे पहले इसके फंड इन्फो को देख लेते हैं। तो इसका फंड हाउस है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, जो कि फ्रेंड्स ठीक फंड हाउस है। स्कीम टाइप है इसका ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब कि आप जब चाहें तब अपना पैसा इस फंड से निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके जिनका कि लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन है। क्लास है इसका इक्विटी, कैटेगरी है इसका लार्ज कैप। लार्ज कैप फ्रेंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि 1 से लेकर टॉप 100 तक की रैंकिंग में आते हैं। इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 2010 में और रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 2 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था रेगुलर प्लान को। बेंचमार्क है इसका S&P BSI 100 TRI। NAV है इसके ग्रोथ प्लान का ₹30.05 और डिविडेंड प्लान का है ₹25.43। AUM की बात करें तो इसका AUM 330 करोड़ है। इस फंड को 2 फंड मैनेजर मिलकर मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले हैं संजय बिम्बालकर और दूसरे हैं श्रीदत्त भंदवलधर। संजय बिम्बालकर की एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने BCom किया है और MSc किया हुआ है इन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में। CA किया हुआ है इन्होंने और CFA चार्टर होल्डर भी किया हुआ है इन्होंने। इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो ये एज ए रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में 2017 से लेकर 2019 तक इन्होंने काम किया हुआ है। ये एज ए रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड में भी काम किए हैं 2015 से 2017 तक। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी इन्होंने काम किया हुआ है क्वांटम एडवाइजर्स लिमिटेड में अप्रैल 2010 से अगस्त 2015 तक। ये एज ए इंटर्न एनालिस्ट के तौर पर भी काम किए हैं ऑटोनॉमस रिसर्च LLP में 2009 से लेकर 2010 तक। ये फ्रेंड्स कैनरा के अराउंड 2 और 3 फंड को मैनेज करते हैं, कैनरा रोबेको कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड और 1-2 फंड को ये मैनेज करते हैं कैनरा के। अब बात करें श्रीदत्त भंदवलधर की एजुकेशन की तो इन्होंने BE मैकेनिकल से किया है और MMS इन्होंने फाइनेंस से किया है। इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले ये जुड़े हुए थे SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुलाई 2012 से लेकर जून 2016 तक, और ये एज अ हेड रिसर्च रह चुके हैं हेरिटेज इंडिया एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में 2009 से 2012 तक, और ये सीनियर इक्विटी एनालिस्ट के तौर पर भी काम किए हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ में 2008 से लेकर 2009 तक, और ये MF ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के साथ भी काम किए हैं 2006 से 2008 तक। ये फ्रेंड्स कैनरा के अराउंड 6 और 7 फंड को मैनेज करते हैं, जैसे कैनरा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड, कैनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड और भी 1-2 फंड को ये मैनेज करते हैं कैनरा के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम श्रीदत्त भंदवलधर के लिए कह सकते हैं कि ये अच्छे फंड मैनेजर हैं। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो मिनिमम SIP आप 1000 से कर सकते हैं इस फंड में और लमसम आप 5000 से कर सकते हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.18% है और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.47% है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि एक्सपेंस रेशियो वो अमाउंट होता है जो कि आपको EMC को देना होता है आपके पैसे को मैनेज करने के बदले में। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। चलिए अब इस फंड के पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले हम देखते हैं एसेट एलोकेशन को। एसेट एलोकेशन में हम देखते हैं कि इक्विटी में, डेट में और कैश एंड कैश इक्विटी में कितना % इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इक्विटी में इसमें 96% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, डेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है और कैश एंड कैश इक्विटी में 4% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब फ्रेंड्स, इसके एसेट एलोकेशन के लिए हम कह सकते हैं कि इसका एसेट एलोकेशन अगर इसमें डेट में इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो इसका एसेट एलोकेशन और भी ज़्यादा बैलेंस्ड होता और ये लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल रिटर्न जनरेट करके दे सकता था, लेकिन फिर भी इससे इस फंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एक लार्ज कैप फंड है। तो इसके एसेट एलोकेशन के लिए हम कह सकते हैं कि इसका एसेट एलोकेशन ठीक है।
बात करें पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स की, तो फंड में जाइंट में 71.67% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि कैटेगरी के 67.78 से अधिक है। लार्ज कैप में फंड में कम इन्वेस्टमेंट किया गया है कैटेगरी से, केवल 14.85% का, जबकि कैटेगरी में 23.66% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मिड कैप में फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है 13.49% का, जबकि कैटेगरी में 9.41% का। स्मॉल कैप में फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, जबकि कैटेगरी में 1.75% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखें तो फंड में जाइंट में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है कैटेगरी से, और लार्ज कैप में कम इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इसकी वजह से जो रिस्क बढ़ रहा है वो मैनेज हो जा रहा है जाइंट में अधिक इन्वेस्टमेंट होने की वजह से, और स्मॉल कैप में तो फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। तो इसका मतलब कि यह फंड कैटेगरी के कंपैरिजन में कम रिस्की होना चाहिए, लेकिन अभी हम पूरे कन्फर्मेशन के साथ नहीं कर सकते क्योंकि अभी और भी कई पैरामीटर्स बाकी हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सेक्टर एलोकेशन कैटेगरी के कंपैरिजन में। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, वहीं कैटेगरी में भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, एनर्जी। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि कैटेगरी में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं पर फंड में फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है कैटेगरी के कंपैरिजन में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो फंड का ज़्यादा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है कैटेगरी के कंपैरिजन में। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें मैक्सिमम नोन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया गया है, और ये कंपनीज़ सभी कंपनी इसमें मैक्सिमम अच्छी हैं। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि ये फंड आगे फ्यूचर में जाके काफ़ी अच्छा रिटर्न दे, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया है टॉप 10 होल्डिंग्स में वो अच्छी कंपनीज़ में ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके पी को भी देख सकते हैं। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि जिस कंपनी का पी जितना कम रहेगा वो कंपनी उतनी अच्छी मानी जाएगी। एलोकेशन को भी देख सकते हैं कि किस कंपनी में कितना % इन्वेस्टमेंट किया गया है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो एचडीएफसी बैंक में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है 8.92% का। कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 43 है। टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन 50.69% है, और टॉप 3 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन 56.97% है। इस पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्न रेशियो फ्रेंड्स ठीक है 29.61। जनरली 30 से कम रहे तो ही अच्छा माना जाता है। अब इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो इस पूरे पोर्टफोलियो का डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ ओरिएंटेड है, और ये मेनली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। चलिए अब इस फंड के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो परफॉर्मेंस में हम देखते हैं कि पिछले कुछ टाइम पीरियड्स में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेलिंग रिटर्न को। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने लगातार ही बेंचमार्क के बराबर ही लगभग रिटर्न दिया है। मैक्सिमम टाइम पीरियड्स में इसने अपने बेंचमार्क के बराबर ही रिटर्न दिया है। 2019 के बाद से इसका थोड़ा सा रिटर्न अच्छा हुआ है, 2020 तक अब भी थोड़ा सा अच्छा रिटर्न दे रहा है ये फंड। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका ट्रेलिंग रिटर्न के मामले में इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क के लगभग बराबर ही है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो 2014 में फंड ने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न दिया है, लेकिन कैटेगरी से थोड़ा सा कम रिटर्न दिया है। 15 में फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है बेंचमार्क और कैटेगरी के कंपैरिजन में। 16 में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है फंड ने। 17 में अगर हम देखें तो बेंचमार्क के बराबर ही है रिटर्न फंड का, लेकिन कैटेगरी से अधिक है। 18 में फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कैटेगरी और बेंचमार्क के कंपैरिजन में, और 19 में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर हम एनुअल रिटर्न के लिए कह सकते हैं कि इसका एनुअल रिटर्न फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पैरामीटर को देख लेते हैं, जो कि है ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 मंथ के टाइम पीरियड के रिटर्न को। तो 3 मंथ के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो फंड ने 6.03% का रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी और बेंचमार्क से अधिक है। 6 मंथ के टाइम पीरियड में भी फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 19.25% का, जबकि कैटेगरी ने 11.05 और बेंचमार्क ने 9.63% का ही रिटर्न दिया है। 1 ईयर के टाइम पीरियड में भी फंड ने अधिक रिटर्न दिया है कैटेगरी और बेंचमार्क से 23.02% का। 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में फंड ने 14.71% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी और बेंचमार्क ने लगभग 10% का ही रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में फंड ने 10.56% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने 7.87 और बेंचमार्क ने 7.57% का रिटर्न दिया है। 7 ईयर के टाइम पीरियड में भी फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 14.46% का, जबकि कैटेगरी और बेंचमार्क ने लगभग 12% का ही रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसके ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न के लिए कह सकते हैं कि इसका ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है।
चलिए अब अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देख लेते हैं, जो कि है रिस्क मेजर। इसमें हम देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्प रेशियो और अल्फा को। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा जितना कम रहे उतना ही अच्छा होता है फंड के लिए, वहीं पर शार्प रेशियो एंड अल्फा जितना अधिक हो उतना ही अच्छा माना जाता है फंड के लिए। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 11.27 है, जो कि कैटेगरी के 12.32 और बेंचमार्क के 12.25 से कम है। बीटा की बात करें तो फंड का बीटा 0.89 है, जबकि कैटेगरी का 0.96 है। यहाँ पर भी बीटा कम है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है इस फंड के लिए। शार्प रेशियो की बात करें तो फंड का शार्प रेशियो 0.86 है, जबकि कैटेगरी का 0.52 और बेंचमार्क का 0.56 है। शार्प रेशियो यहाँ पर फंड का अधिक है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस फंड के लिए। अल्फा की बात करें तो यहाँ पर फंड का अल्फा 3.56 है, जबकि कैटेगरी का -0.22 है। अब इस फंड का डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस फंड में रिस्क कैटेगरी से बहुत ज़्यादा कम है और रिटर्न पोटेंशियल कैटेगरी से काफ़ी है। तो ऐसे में अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करते रहें, क्योंकि अभी हमने देखा कि यह फंड लगभग सभी पैरामीटर्स में ठीक है। नए लोग भी आराम से इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप इस लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस फंड में 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करें। आई होप कि फ्रेंड्स आज का हमारा ये फंड रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में। आपकी इस फंड के बारे में क्या राय है हमें बताना ना भूलें, या आप किसी और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे भी बताएं। हम बताएंगे कि वो फंड सही है या नहीं। आप चाहें तो इस फंड में ग्रो ऐप के थ्रू बड़े ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ग्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।